नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आकार आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और 7 मार्च 2026 को विजय आरंभ 2.0 के अंतर्गत आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो यूनिट 9 का टेस्ट हुआ था उसका आज डिस्कशन है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपके टेस्ट में पूछे गए थे, उनके सही उत्तर क्या होने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों, वो पूछा गया था कि आधुनिक कंप्यूटर के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। दोस्तों, तो हम सभी जानते हैं कि आधुनिक कंप्यूटर का जो जनक है वो माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। जबकि आपसे पूछा जाए कि कंप्यूटर का जनक, तो कंप्यूटर का जनक आपके चार्ल्स बेबेज हैं, लेकिन आधुनिक कंप्यूटर के जनक की जो संज्ञा है वो दी जाती है एलन ट्यूरिंग को। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन भी बनाई थी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित जो ट्यूरिंग टेस्ट होता है, ट्यूरिंग टेस्ट का भी विकास किया था आपके एलन ट्यूरिंग ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व की पहली पूर्ण स्वचालित यानी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन कौन सी थी। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन है जिनमें था मार्क 1, एनिएक, यूनिवेक, एबीसी। तो इनमें से दोस्तों आपको याद रखना है जो मार्क 1 है आपका, मार्क 1 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मार्क 1 का विकास 1944 में किया था और यह विश्व का पहला पूर्णतः स्वचालित इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। जबकि हम एनिएक की बात करें तो विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। यूनिवेक की बात करें तो व्यावसायिक तौर पर सफल कंप्यूटर है ये। और एबीसी विश्व का ये पहला अर्ध इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों, अगला प्रश्न था कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, दूसरी तरफ घटक दिए गए हैं। देखते हैं, प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें दोस्तों, हम सभी जानते हैं प्रथम पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था वैक्यूम ट्यूब का। जबकि द्वितीय पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था मुख्य उपकरण के तौर पर ट्रांजिस्टर का। तीसरी पीढ़ी की बात करें तो इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। जबकि चौथी पीढ़ी में आपके वीएलएसआई लेवल के माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ए का दूसरा होना चाहिए, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। तो इस हिसाब से देखेंगे तो जो आपका ऑप्शन ए है, ए इज द राइट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न पूछा गया था दोस्तों आपसे, उसमें बोला गया है कि एक तरफ अभिकथन दिया गया है, दूसरी तरफ कारण दिया गया है। प्रश्न है कि कैश मेमोरी का आकार मुख्य मेमोरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, फिर भी यह कंप्यूटर की गति बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कारण इसका बता रहा है कि कैश मेमोरी प्रोसेसर और रैम के बीच गति के अंतर को कम करती है, क्योंकि इसके एक्सेस करने की गति रैम से बहुत अधिक होती है। तो दोस्तों अगर देखें तो दोनों ही कथन सही हैं। और जो आर है, आर इस कथन की भरपूर्ण व्याख्या मानी जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें तो हम सभी जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आप सभी जानते हैं कि जो कैश मेमोरी होती है इसका इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू और रैम के मध्य में, ताकि जो डेटा स्थानांतरण में जो देरी हो रही है उस देरी को कम किया जा सके। कहने का मतलब कंप्यूटर का जो टोटल एक्सेस टाइम है उसको कम किया जा सके और प्रोसेसिंग गति को बढ़ाया जा सके, क्योंकि रैम की गति डेटा ट्रांसफर करने की बहुत स्लो होती है इन कंपैरिजन टू सीपीयू। तो इसीलिए डेटा में जो डिले होता है, तो कैश मेमोरी चूंकि का आकार छोटा और गति तीव्र होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ब्रिज के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूनिट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है। पहला बता रहा है कि बिट कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है जिसे 0 या 1 द्वारा दर्शाया जाता है। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट है ये। कंट्रोल यूनिट स्वयं डेटा प्रोसेसिंग का कार्य करती है और गणितीय गणनाओं को अंजाम देती है। दोस्तों तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि कंट्रोल यूनिट गणितीय कार्य नहीं करती है। गणितीय कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? एएलयू के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और बाकी जब आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर मिल ही गया है तो बाकी सी और डी पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन फिर भी आपको याद रखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज बिल्कुल लिखा है सही कि नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। जबकि जो बायोस है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो रोम में भंडारित रहता है और जो कंप्यूटर की टेस्टिंग करता है कि सभी संसाधन जो इससे जुड़े हुए हैं वो ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। तो इस पांचवें प्रश्न की अगर हम देखें तो पांचवें प्रश्न का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्लियर है? तो इतनी चीजें याद रखना है इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की बात करें तो दोस्तों लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम को उसकी एक्सेस स्पीड धीमे से तेज, याद रखना है यहाँ पे जो क्रम बताना है धीमे से तेज का क्रम बताना है। इसमें बताया गया है पहला ऑप्शन हार्ड डिस्क रैम कैश रजिस्टर, रजिस्टर कैश रैम हार्ड डिस्क, रैम रजिस्टर कैश हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क कैश रैम रजिस्टर। तो देख
रखें, हमने पढ़ा भी है दोस्तों कि सबसे तीव्र गति जो कंप्यूटर में मेमोरियों में होती है वो होती है रजिस्टर मेमोरी की, फिर उसके बाद होती है कैश मेमोरी की, फिर उसके बाद रैम की, फिर रोम की, और फिर आपके जो हार्ड डिस्क वगैरह सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज होती हैं उनकी गति होती है। इस आधार पर देखें तो दोस्तों जो ऑप्शन ए दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिसमें बताया गया है सबसे तीव्र गति रजिस्टर की है, फिर कैश की है, रैम की है, और सबसे कम गति इन सभी में देखा जाए तो हार्ड डिस्क की होती है। तो आपका जो प्रश्न क्रमांक 6वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की अगर हम चर्चा करें तो लिखा हुआ है दोस्तों कि कंप्यूटर के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला बता रहा है चार्ल्स बेबेज ने विकास किया एनालिटिक इंजन का, आप सभी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इसके बाद लिखा है ब्लेस पास्कल ने पास्कल लाइन का आविष्कार किया, बिल्कुल सही है। हरमन हॉलरेथ ने टेबुलेटिंग मशीन का किया, यह भी बिल्कुल सही है। और जॉन वॉन न्यूमैन ने आपका संग्रहित प्रोग्राम की अवधारणा दी कि कंप्यूटर में हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चारों के चारों जो कथन दिए गए हैं वो चारों ही सही है। इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से कौन सा युग्म सही है, तो उपरोक्त जितने भी युग्म हैं चारों आपके क्या हैं, सही हैं। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी 1 2 3 4, सभी कथन यहां पर सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से अनुप्रयोग के आधार पर कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। हम सभी जानते हैं अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। लेकिन अगर हम बात करें आकार के आधार पर तो जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है ये आकार के आधार पर कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंतर्गत इसको विभाजित किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो 8वें का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन बी। 9वें प्रश्न की चर्चा करें तो लिखा है दोस्तों कि वोल्ट मीटर किस प्रकार के कंप्यूटर का उदाहरण है। हम सभी जानते हैं वोल्ट मीटर द्वारा वोल्टेज का मापन किया जाता है और मापन कार्य किए जाते हैं दोस्तों किस कंप्यूटर से, तो हमने पढ़ा था कार्य प्रणाली के आधार पर जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं एनालॉग कंप्यूटर मापन कार्य करते हैं। तो आपके एनालॉग स्पीडोमीटर, थर्मामीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, अमीटर, ये सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। 10वां जो प्रश्न है दोस्तों 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे और क्षमता में सबसे कम क्षमतावान कंप्यूटर होते हैं अगर आकार के आधार पर अन्य कंप्यूटर की तुलना करें तो इनमें से चर्चा की थी हमने क्लास में, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, पामटॉप हो गया आपका, ये सभी टैबलेट हो गया, ये सभी आपके माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम माइटी फेम की बात करें दोस्तों तो माइटी फेम आप देखोगे कि ये एक प्रकार का मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वें का ऑप्शन सी हो जाएगा। 11वें प्रश्न की अगर बात करें लिखा है भारत में किस वैज्ञानिक को सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो दोस्तों हमने शुरुआत से ही पढ़ा है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर का जनक बोला जाता है वो विजय पांडुरंग भाटकर को बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विश्व की अगर हम बात करें दोस्तों विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक माना जाता है किसको, सिमोर क्रे को। विजय पांडुरंग भाटकर उस समय सीडेक के अध्यक्ष थे जब सीडेक ने भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास किया गया था और इसी श्रेय के कारण इनको कंप्यूटर का जनक बोला जाता है दोस्तों। तो 11वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि सुपर कंप्यूटर से संबंधित निम्नलिखित में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। पहला कथन है आपका सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में गति अधिक एवं आकार कम होता है दोस्तों। फिर मानव द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है, विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक सिमोर क्रे को बोला जाता है। तो दोस्तों इनमें से ये 3 ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो पहला ऑप्शन है कि सुपर कंप्यूटर सामान्य कंप्यूटर की तुलना में गति अधिक, ये तो ठीक है, लेकिन आकार कम होता है दोस्तों, ये गलत है। क्योंकि आकार क्या होता है, सुपर कंप्यूटर का काफी बड़ा होता है, ज्यादा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 12वें का। इन चारों कथनों में जो पहला कथन है वो सुपर कंप्यूटर के संदर्भ में गलत माना जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम शक्ति है, इसका विकास किसने किया है। और दोस्तों आपने पढ़ा ही होगा कि शक्ति जो माइक्रो प्रोसेसर है इसका विकास किया गया है IIT मद्रास के द्वारा। तो दोस्तों याद रखेंगे ये प्रश्न आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर आपको बताना है हो जाएगा वो शक्ति और इसका विकास किया है IIT मद्रास के द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों 14वां प्रश्न कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सा DNA कंप्यूटर का उदाहरण है। DNA कंप्यूटर ये बायो कंप्यूटर के एग्जाम्पल कहलाते हैं। बायो कंप्यूटर अर्थात ऐसे कंप्यूटर जहां पर डेटा को स्टोर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या जैविक जो अणु हैं उनकी सहायता से स्टोर किया जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के बायो कंप्यूटर होते हैं, प्रोटीन
कंप्यूटर, आरएनए कंप्यूटर और डीएनए कंप्यूटर। तो अगर डीएनए का यूज करें डेटा को स्टोर करने के लिए तो वो डीएनए कंप्यूटर कहलाता है। और फेमस जो डीएनए कंप्यूटर है वो दोस्तों है माया 2। तो इस 14वें प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माया 2। अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों। 15वां प्रश्न कह रहा है सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके सुपर कंप्यूटर्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन पर्टिकुलर सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान के द्वारा किया गया है वो दिए गए हैं। तो विक्रम 100 की अगर बात करें दोस्तों, आपने पढ़ाई की होगी कि विक्रम 100 का विकास किया है फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद के द्वारा। जो प्रत्युष सीरीज के सुपर कंप्यूटर हैं दोस्तों, आईआईटीएम पुणे के द्वारा विकसित किए गए हैं। एरावत की बात करें जो कि भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास सीडेक के द्वारा किया गया है। और सहस्त्र कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा। तो इस हिसाब से ए का हो जाता है आपका चौथा, बी का हो जाता है तीसरा, सी का हो जाता है पहला, सी का हो जाएगा दूसरा और डी का हो जाएगा पहला। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो ऑप्शन जो डी होगा आपका वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो 15वां प्रश्न दिया गया था आपके टेस्ट में उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 4, 3, 2, 1। 16th क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछा गया है दोस्तों राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत कब की गई। हम सभी जानते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर के विकास से संबंधित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिसमें का लक्ष्य था कि 2022 तक हमें 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का विकास करना है। और ये जो मिशन था दोस्तों, याद रखना है, ये मिशन लॉन्च किया गया था 25 मार्च 2015 को। याद रखेंगे, मंत्रालय भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिकी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, और इसी राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत एरावत का भी विकास किया गया है जो भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि एनएसएम या राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत पहला स्वदेशी पूर्णतः सुपर कंप्यूटर कौन सा विकसित किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है उसका नाम है परम शिवाय। परम शिवाय ये एनएसएम के तहत पहला विकसित सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। ठीक है, तो 16th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 17th की बात करें दोस्तों, पूछा गया है कि एनसीएमआरडब्ल्यूएफ का पूर्ण रूप बताइए दोस्तों। हम सभी जानते हैं, अगर आपने सुपर कंप्यूटर वाला चैप्टर ठीक तरीके से पढ़ा होगा तो एनसीएमआरडब्ल्यूएफ इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। और आपको इससे ये भी याद रखना है कि जो प्रत्युष आईआईटीएम पुणे के द्वारा बनाया गया था उसमें सहायता की थी एनसीएमआरडब्ल्यूएफ ने। और साथ ही साथ मेहर जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है, मेहर सुपर कंप्यूटर भी बनाया है किसने, इसी संस्थान के द्वारा बनाया गया है। और यहाँ से एक चीज और याद रख सकते हैं कि इसका जो गठन है 1988 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो वर्तमान में है वो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17th का ऑप्शन बी। 18th क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 18th क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। ठीक है, बारी बारी से चेक करते हैं। इसका मुख्य हार्डवेयर ट्रांजिस्टर था दोस्तों, बिल्कुल करेक्ट है। इसमें प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में मशीन भाषा का प्रयोग किया गया, नहीं दोस्तों, मशीन भाषा की जगह पर असेंबली जो भाषा थी, असेंबली भाषा का इस्तेमाल किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। मशीन भाषा का तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। फिर इसके अलावा सी ऑप्शन के अंतर्गत बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हुआ, बिल्कुल सही है। इसके प्रमुख उदाहरण IBM 401 CDC, बिल्कुल ये करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18th का ऑप्शन बी। इन चार कथनों में से जो कथन बी है, कथन बी आपका गलत है द्वितीय पीढ़ी के संदर्भ में। 19th क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ट्रांजिस्टर के विकास से सम्मिलित नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्रांजिस्टर है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था। इसको एम्पलीफाइंग एंड स्विचिंग उपकरणों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका विकास किया गया था दोस्तों 1947 में 3 महान वैज्ञानिकों के द्वारा। एक थे विलियम शॉकले, दूसरे थे आपके वाल्टर ब्रेटेन, तीसरे थे आप जॉन बार्डिन। यानी जो रॉबर्ट नाइस हैं वो इससे संबंधित नहीं है। रॉबर्ट नाइस का संबंध है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप से। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रॉबर्ट नाइस। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 20वां प्रश्न कह रहा है आपका टेड ऑफ हॉफ को निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए जाना जाता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं कि जो टेड हॉफ हैं इन्हें माइक्रो प्रोसेसर का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था इंटेल 4004, वो इन्हीं के दिशा निर्देश में बनाया गया था दोस्तों। तो याद रखना है टेड ऑफ काफी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है, वो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित हैं। ये क्लियर है। चलिए, तो 20वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 21वां प्रश्न
में आपको सम्मिलित करना है जोड़ियों को। देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है दोस्तों ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। हम ये सभी जानते हैं दोस्तों कि यह विश्व का पहला पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों है आपका एडवेक, सॉरी ये नीवैक, ये आपका थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये यूनिवैक है। ठीक है, तो यूनिवैक हम जानते हैं दोस्तों ये प्रथम व्यावसायिक डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। एडवेक पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें हम डेटा को क्या कर सकते थे, स्टोर कर सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। और इंटेल 4004, थोड़ी देर पहले मैंने बताया है आप लोगों को, ये क्या है, विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर। इस हिसाब से देखें तो एक आ जाता है, दूसरा देखेंगे तो दो ऑप्शन आ जाते हैं, बी का आ जाता है आपका पहला, तो बी का पहला, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए। तो जो आपका 21st क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। 22वां जो प्रश्न इसमें पूछा गया है, कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में बग और बगिंग शब्द के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है दोस्तों। तो याद रखना है, जब किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को बग कहते हैं, और त्रुटि दूर करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आपकी डीबगिंग। और जो बग और डीबगिंग शब्द है इसका प्रचलन किया गया था ग्रेस मरे हॉपर के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों 22वां जो प्रश्न उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाना है। 23rd क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया कि वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है इसमें डेटा और प्रोग्राम दोनों को एक ही साझा मेमोरी में स्टोर किया जाता है, बिल्कुल सही है भाई ये कथन। दूसरा बोला जा रहा है इस संरचना में एक बॉटल नेक उत्पन्न होता है क्योंकि CPU एक समय में केवल डेटा या निर्देशित में से किसी एक को ही एक्सेस करता है दोस्तों, ये वाला भी ऑप्शन सही है। तीसरा बोला गया कि यह आधुनिक हार्वर्ड आर्किटेक्चर से भिन्न है जहां डेटा और निर्देश के लिए अलग अलग फिजिकल मेमोरी होती है। तो दोस्तों इस हिसाब से देखा जाए तो 23rd है, इसके जो तीनों कथन है तीनों ही कथन आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो 23rd का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 24th क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, पूछा गया है कि कंप्यूटर मेमोरी की भंडारण इकाइयों को उनकी क्षमता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, हमको आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। पहले हम एक बार चर्चा कर लेते हैं कि मेमोरी क्षमता का क्रम क्या होता है। तो सबसे पहले याद रखना है किलोबाइट होगा, फिर होगा दोस्तों मेगाबाइट, फिर होगा इसके बाद गीगाबाइट, गीगाबाइट के बाद होगा टेराबाइट, टेराबाइट के बाद होगा पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद होगा एक्साबाइट। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन पहला मेगा टेरा गीगा पेटा, ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, दूसरा बोल रहा है मेगाबाइट, इससे बड़ा गीगाबाइट, फिर होगा टेराबाइट, फिर होगा पेटाबाइट, तो दोस्तों बिल्कुल सही है ये। फिर आ रहा है टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा होगा आपका पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा होगा एक्साबाइट, और एक्साबाइट से हो जाएगा आपका जेटाबाइट। तो दोस्तों तो ये भी आपका सही है। तो इस हिसाब से देखें तो इसमें बी और सी सही है। तो 24th जो क्वेश्चन था आपका, इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना था ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण बी आर कहा गया है। ठीक है, अब आपको कथन और कारण दोनों को देखना है। कथन दिया गया है मल्टी कोर प्रोसेसर एक ही घड़ी की गति पर सिंगल कोर प्रोसेसर की तुलना में अधिक कार्य क्षमता प्रदान करता है। तो दोस्तों अगर कथन की बात करें, कथन तो सही है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या सही है कि नहीं। व्याख्या कह रही है कि पैरेलल में प्रोसेसिंग के माध्यम से मल्टी कोर प्रोसेसर एक साथ कई कार्यों को विभिन्न कोर के बीच विभाजित करके निष्पादित कर सकते हैं दोस्तों। तो ये जो व्याख्या है बिल्कुल सटीक दी गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या या सटीक व्याख्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 का करेक्ट आंसर हो जाना है आपका ऑप्शन ए। 26वें प्रश्न की बात करें दोस्तों, पूछा गया ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेशिंग की स्थिति का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों आप लोगों ने ये प्रश्न पढ़ा था, कई लोगों ने इसमें तुक्का भी मारा, कई लोगों ने इसको अटेम्प्ट नहीं किया, कई लोगों को कंफ्यूजन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में जो थ्रेशिंग का मतलब होता क्या है कि जो सीपीयू होता है, सीपीयू रैम और जो हार्ड डिस्क इनसे डेटा एक्सचेंज करने में व्यस्त हो जाता है, जिससे ओवरऑल जो कंप्यूटर सिस्टम की जो टाइमिंग है वो डिले होने लगती है। तो जो प्रक्रियाओं में डिले हो रहा है, जो सीपीयू की स्पीड में जो डिले हो रहा है, इसी को थ्रैशिंग बोला जाता है। और इससे सबसे नजदीक वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, इसमें आ जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में लिखा है इंटरनेट की गति कम होने के कारण डेटा लोड ना होना। तो इसके पीछे भी है, क्योंकि सीपीयू की जो गति है वो सीपीयू रैम और हार्ड डिस्क के बीच में डेटा ट्रांसफर में फंसा है, इसलिए ओवरऑल जो गति
है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। 27 प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही प्रश्न पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन कह रहा है संसाधन प्रबंधन के रूप में सेंट्रल प्रोसेसिंग इकाई और मेमोरी को समय का आवंटन करता है। दोस्तों बिल्कुल सही कथन दिया गया है। दूसरा, कर्नेल ऑपरेटिंग सिस्टम का वह अंतर्निहित भाग है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच सीधा संपर्क करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, कर्नेल को ऑपरेटिंग सिस्टम का हृदय, कोर, केंद्रीय भाग व मस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा, युक्ति चालक वे विशिष्ट प्रोग्राम हैं जो प्रचालन तंत्र को बाहरी उपकरणों जैसे मुद्रा या प्रिंटर के साथ संवाद करने की अनुमति देते हैं। तो दोस्तों ये वाला भी आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 27 का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, सही जोड़ियां बनाना है। देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम सभी जानते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर समय को प्राथमिकता दी जाती है कि कम समय में कार्य को कंप्लीट किया जा सके। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया, और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समान प्रकृति के कार्यों को एक समूह या बैच में परिवर्तित करते थे, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करते थे। तो बी का तो हो गया आपका चौथा, ए का हो गया दूसरा। आप देखें, ए का दूसरा है और बी का है चौथा। तो इस हिसाब से ही अभी एलिमिनेट हमने कर दिया है कि जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी जानते हैं, जिसमें सीबीयू के टाइम को सभी उपयोगकर्ताओं के मध्य में टाइम स्लाइस के रूप में साझा कर दिया जाता है। और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन और टैबलेट हेतु विशेष रूप से निर्मित किए जाते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सम्मिलित करने पर जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 28 का ऑप्शन सी, 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, 29th क्वेश्चन बोला गया है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक साथ पढ़ता और उसे मशीन कोड में बदल देता है। दोस्तों बिल्कुल सही है अगर आपने ट्रांसलेटर पढ़े हैं तो। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को पंक्ति दर पंक्ति या लाइन बाय लाइन अनुवाद करता है, ये भी सही दिया गया है। असेंबलर का काम असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही लिखा है। इस हिसाब से देखा जाए तो तीनों कथन सही हैं, और तीनों कथन सही वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी 29th का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 29th के बाद आता है आपका 30। प्रथम आधुनिक दूर संचार उपकरण कौन सा था? ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन जो आपका हार्डवेयर था सबसे पहले कौन सा इस्तेमाल किया गया था? तो दोस्तों अगर हम चारों को देखें तो आप भी इतना जानते हो कि भाई कंप्यूटर तो बहुत बाद में आए, इससे पहले टेलीफोन आए थे, सॉरी टेलीविज़न आ गए थे, टेलीविज़न से पहले भाई आपके टेलीफोन भी आ गए थे, लेकिन सबसे पहले दूरसंचार उपकरण की बात करें तो सैमुअल सोर्स के द्वारा विकसित किया गया था टेलीग्राफ को। लगभग ये 1830 और 1840 की बात है दोस्तों। तो प्रथम आधुनिक दूरसंचार उपकरण की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो 30 का हो गया आपका बी। इसके बाद आता है 31। इनमें से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों पूछा गया है नहीं है। ओपन सोर्स मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके सोर्स कोड सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होते हैं उनको ओपन सोर्स कहा जाता है। ठीक है, इनमें से ओपन सोर्स कौन है नहीं है? तो दोस्तों जो लिनक्स है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉइड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन विंडोज की अगर हम बात करें दोस्तों तो विंडोज आपका क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके सोर्स कोड अगर आपको इनका इस्तेमाल करना है तो इसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा, ये मुफ्त में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी। तो 31 का है सी। 32 की अगर बात करें तो प्रश्न में पूछा गया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि इंटरनेट से आने वाले डेटा को फिल्टर करता है। डेटा को फिल्टर करने का मतलब है कि जो अनाधिकृत प्रवेश है, अनाधिकृत प्रवेश को रोकने का काम करेगा दोस्तों। तो याद रखेंगे ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बात की गई है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को हमको याद रखना है। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा? तो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो जाएगा आपका कौन सा? एंटी वायरस, सॉरी माफ कीजिएगा, डाटा फिल्टर की बात की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फायरवॉल। याद रखेंगे फायरवॉल डेटा फिल्टरिंग का काम करता है, इसे सेफ्टी वॉल्व भी कहते हैं। ये आपके नेटवर्क में अनाधिकृत प्रवेश को रोकने का काम करता है दोस्तों। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी फायरवॉल।
इसके बाद अगर हम बात करें 33 बोला गया है आरटीजीएस का पूर्ण रूप बताइए। हम सभी जानते हैं कि जब हम ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं बैंक टू बैंक अपने मोबाइल एप्लीकेशन से, तो आपने देखा होगा हम कई बार आईएमपीएस, अगर हमें तुरंत पहुंचाना है आईएमपीएस करते हैं, एनईएफटी करते हैं, आरटीजीएस करते हैं। आरटीजीएस जैसे का 2 लाख या से अधिक अमाउंट अगर आपको ट्रांजैक्ट करना है तो उसके लिए बेहतर व्यवस्था रहती है आरटीजीएस। और आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आरटीजीएस का फुल फॉर्म रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी ऑप्शन ए है वो आपका करेक्ट है। 34 क्वेश्चन दिया गया है, 1 टेराबाइट समतुल्य है 220 बाइट के, 230 बाइट के, 240 बाइट के या 250 बाइट के। तो याद रखेंगे दोस्तों सबसे पहले तो जब हम केबी की बात करें तो केबी बराबर याद रखना है 2 ⁻10 बाइटो होता है आपका। ठीक है, एमबी की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 2 ⁻20 बाइटो होता है। गीगाबाइट की बात करें तो ये 2 ⁻30 बाइट होगा। और जब टेराबाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है 2 ⁻40 बाइट। तो 2 ⁻40 बाइट आपको ये ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन सी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 34 का कि 1 टेराबाइट बराबर होता है 2 की घाते 40 बाइट। क्लियर, 34 का हो जाएगा सी। 35 की अगर बात करें तो पूछा गया है 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है। तो देखो दोस्तों, प्रोलोग की बात करें कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी तकनीकियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओपीएस की बात करें तो इसका भाई भी वर्तमान में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मरकरी लैंग्वेज का भी वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखा जाए तो जो आपकी तीनों भाषाएं हैं, तीनों भाषाएं ही आपकी 5वीं पीढ़ी की प्रोग्रामिंग भाषा हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। 35 का जो करेक्ट आंसर है वो डी आ जाएगा। 35 के बाद अगला प्रश्न आ जाता है आपका 30C। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु प्रमुख इकाई कौन सी है। तो दोस्तों याद रखना है ये जो इकाई है वो है आपकी सीडेक। और सीडेक आप याद रखेंगे 1988 में स्थापना, और ये भी याद रखना है पुणे में मुख्यालय। और इन्होंने ही भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विकास किया। इन्होंने ही भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ऐरावत का विकास किया। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 37 की बात करें तो पूछा गया दोस्तों वॉकी टॉकी किस संचार चैनल का उपयोग करता है। तो संचार चैनल में हमने देखा था कि संचार की 3 विधियां होती हैं, सिंप्लेक्स, अर्ध डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स में सूचनाओं का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है, जैसे कि एफएम प्रसारण हो गया या डीडीयू प्रसारण, टीवी प्रसारण, इनपुट आउटपुट डिवाइस। दूसरा होता है अर्ध डुप्लेक्स जिसमें सूचनाओं का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होता है लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में होता है। और इसके उदाहरण होते हैं आपके वॉकी टॉकी हो गया, टू वे रेडियो हो गया। इस आधार पे देखेंगे दोस्तों तो जो वॉकी टॉकी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। ठीक है, अर्ध डुप्लेक्स या हाफ डुप्लेक्स संचार चैनल का उपयोग करता है आपका वॉकी टॉकी। यानी यहाँ पर सूचनाओं का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होगा लेकिन एक समय पर एक ही दिशा में। और जो हम मोबाइल और टेलीफोन कम्युनिकेशन देखते हैं तो यहाँ पर भी सूचनाओं का स्थानांतरण दोनों दिशाओं में होता है और साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, इसलिए ये फुल डुप्लेक्स का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हाफ डुप्लेक्स। 38 यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने पेरिफेरल डिवाइसेस को हम जोड़ सकते हैं। दोस्तों ये आज के एग्जाम में काफी ट्रेंड में चल रहा है ये वाला प्रश्न। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो यूएसबी पोर्ट है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है, ये 127 प्रकार के जो हार्डवेयर होते हैं या जो आपके पेरिफेरल उपकरण होते हैं जिनको बाहर से हम कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्ट कर सकते हैं इस पोर्ट के माध्यम से, को सपोर्ट करता है। तो लगभग आपको याद रखना है कि यूएसबी पोर्ट के उपयोग से हम लगभग 127 पेरिफेरल जो डिवाइसेस हैं उनको जोड़ सकते हैं। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 की अगर हम बात करें, प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा है। चलिए देखते हैं। आप नीचे शुरू करें, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। सिर्फ जो ट्रैक बॉल है वो आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। और ट्रैक बॉल का हम सभी जानते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, यानी एक तरीके से ग्राफिक्स बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रैक बॉल।
नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 40, कंप्यूटर में मेमोरी को दर्शाने वाली सबसे छोटी इकाई। तो आप सभी जानते हैं सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, बिट होती है, जिसका मतलब होता है 0 और 1 होता है। ठीक है, एक बाइट में भाई 8 बिट होते हैं और एक बाइट में आप देखोगे 4 निबल होते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है, सबसे छोटी जो इकाई है वो हो जाएगी आपकी बिट। तो 40 जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन डी। 41 की अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें फिर से सुमेलित करना है। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले जेनर डायोड। हम सभी जानते हैं जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है वोल्टेज रेगुलेशन में किया जाता है। इसके बाद अगर हम फोटोडायोड की बात करें तो फोटोडायोड का इस्तेमाल किया जाता है प्रकाश की तीव्रता के मापन के लिए किया जाता है। टनल डायोड का उपयोग हाई फ्रिक्वेंसी उपकरणों में, स्विचिंग उपकरणों में किया जाता है। जबकि जो वैरेक्टर डायोड है इसका इस्तेमाल रेडियो सिग्नल का पता लगाने के लिए किया जाता है। यानी ए का दूसरा, बी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाना है आपका चौथा और डी का पहला, यानी ऑप्शन ए जो है आपका 41 का वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, डायोड क्या होते हैं ये भी याद रखना है। डायोड ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जो विद्युत धारा को एक दिशात्मक कर देते हैं, यानी एक ही दिशा में प्रवाहित होने देते हैं। क्लियर है? तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वही अभिकथन दिया जाएगा और फिर कारण बताया जाएगा। हमको पहचानना है कथन सही है कि नहीं, कारण सही है कि नहीं, और वो व्याख्या सही तरीके से करता है कि नहीं। प्रश्न में पूछा गया है, कथन दिया गया है ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड डिस्प्ले एलसीडी डिस्प्ले की तुलना में अधिक गहरे काले रंग प्रदान करते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं, बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, अब व्याख्या देखते हैं, कारण देखते हैं सही है कि नहीं है, और कारण अगर सही है तो उसकी व्याख्या सटीक कर रहा है कि नहीं। तो बोला गया है कि ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड में प्रत्येक पिक्सल अपनी स्वयं की रोशनी पैदा करता है और जरूरत पड़ने पर पूरी तरह बंद हो जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही कारण दिया गया है और एलईडी की तुलना में ये काफी बेहतरीन डिस्प्ले यूनिट माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए कथन सही है, बी कारण भी सही है और बी ए की सटीक व्याख्या करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 42 के बाद आ जाता है दोस्तों 43 प्रश्न की अगर बात करें, प्रश्न में पूछा गया भारत के माइक्रो प्रोसेसर विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला, शक्ति प्रोसेसर का निर्माण केवल सुपर कंप्यूटिंग के लिए किया गया है। दोस्तों नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसके अलावा वेगा प्रोसेसर श्रृंखला सीडेक के द्वारा विकसित की है। दोस्तों ये कथन तो अभी सही लग रहा है। भारतीय माइक्रो प्रोसेसर पूरी तरह से इंटेल के आर्किटेक्चर पर नहीं, ये गलत है भैया, इंटेल का आर्किटेक्चर पूरी तरीके से निर्भर नहीं करता। भारत में माइक्रो प्रोसेसर निर्माण के लिए कोई सरकारी योजना उपलब्ध नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं, बिल्कुल है, सरकारी योजनाएं भी उपलब्ध है। यानी आप देखोगे इनमें से आपके ये 3 कथन आपके गलत हो जाते हैं, एक कथन आपका बिल्कुल सही है। कौन सा? ऑप्शन बी। तो 43 का जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाना है। ठीक है, और याद रखेंगे दोस्तों इसमें कि जो इसमें आर्किटेक्चर हम इस्तेमाल करते हैं, आर्किटेक्चर इस्तेमाल करते हैं RISC-V आर्किटेक्चर हम इसमें इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, और स्वदेशी प्रोसेसर के लिए उसमें बोला गया था जैसे कथन में कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, तो दोस्तों डिजिटल इंडिया RISC-V कार्यक्रम चलाया जा रहा है आपके किससे संबंधित, प्रोसेसर के निर्माण से संबंधित। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 44 क्वेश्चन कह रहा है क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम इलेक्ट्रॉनिकी के बारे में गलत कथन सुनना है। ठीक है, देखते हैं। क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट का उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही है, क्यूबिट इनकी मेमोरी इकाई होती है। दूसरा, सुपरपोजिशन के कारण एक क्यूबिट एक साथ 0 और 1 दोनों हो सकता है, यही इसकी विशेषता होती है दोस्तों, तो ये भी करेक्ट है। तीसरा, क्वांटम संचार पूरी तरह से हैकिंग प्रूफ माना जाता है, लगभग अभी तक जो हम लोगों ने शुरुआती दौर में प्रयास किए हैं, तो हमने मतलब IBM कंपनी कर दी है अभी तो। ठीक है, तो ये भी सही है। भारत में क्वांटम कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग 1990 से शुरू हुआ। नहीं दोस्तों, 1990 नहीं, बहुत पहले कर दिया इन्होंने। इधर है करेक्ट आंसर 2023। भारत में नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया गया है 2023 में। तो इन चारों कथनों में देखा जाए तो जो डी कथन है, डी कथन आपका गलत देखने को मिल रहा है। इस आधार पे देखा जाए तो 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45, इलेक्ट्रॉनिक कचरा प्रबंधन नियम 2022 के अनुसार सत्य बताना है दोस्तों। क्या है? पहला, यह नियम सोलर फोटोवोल्टिक पैनल और कोशिकाओं पर लागू होता है, बिल्कुल सही है भैया। निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व अनिवार्य कर दिया है, ये भी सही है अगर आपने ये प्रबंधन नियम पढ़ा है। तीसरा है, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक है। दोस्तों ये गलत है, दूसरा नहीं है, भारत का जो स्थान है 3rd है,
ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए पहला और दूसरा कथन आपका यहाँ पर सही है। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है वियरेबल टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त MEMS का क्या अर्थ होता है? माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट सिस्टम, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम, मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी स्टोरेज या मोबाइल एनर्जी मॉनिटरिंग सेंसर। तो दोस्तों याद रखना है MEMS का फुल फॉर्म होता है माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। आपने देखा होगा जो हम वेरिएबल वॉच, जो स्मार्ट वॉच होते हैं उनमें जो एक्सीलरेटर रहता है जो आपके कदम को मापता है कि आपने कितने कदम चलाए, उसमें यही MES उपकरण का ही वो एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो वेरिएबल टेक्नोलॉजी है उसमें MEMS का मतलब होता है माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। चलिए अगला है 47। सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता के इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों के संदर्भ में विचार कीजिए। अति चालक वह पदार्थ है जिसमें एक निश्चित तापमान पर विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा कथन बोल रहे हैं यहाँ पर कि इनका उपयोग अत्यधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र मशीनों में बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, जैसे MRI वगैरह जो मशीन होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तीसरा, मैग्लेव ट्रेन अति चालक चुंबकीय उत्तोलन के सिद्धांत पर काम करती है। आपने मैग्नेटिक लैटिवेशन करके एक पॉइंट पढ़ा होगा कि जो आपकी आजकल की जो ट्रेनें हैं मैग्नेटिक लैटिवेशन पर वो आधारित होती हैं। तो इसमें ये वाला भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें 47 में तीनों के तीनों जो कथन है वो बिल्कुल करेक्ट हैं। तो ये हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। पूछा गया है इंटरनेट ऑफ थिंग की संरचना के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? पहला है सेंसर और डिवाइसेस, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा प्रोसेसिंग, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। तीसरा यूजर इंटरफेस जैसे मोबाइल, बिल्कुल सही है। चौथा स्थानीय बिजली ग्रिड, दोस्तों ये अनिवार्य घटक नहीं है। स्थानीय बिजली ग्रिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं IoT में, लेकिन ये इसका आवश्यक घटक नहीं है या मूल संरचना में शामिल घटक नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा ही कथन सही है। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 क्वेश्चन जो है आपका कहता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट विकास क्रम को सही ढंग से व्यवस्थित करें। तो दोस्तों छोटे से बड़ी की तरफ तो हम सभी जानते हैं कि जो तीसरी पीढ़ी आपकी स्टार्ट होती है, तीसरी पीढ़ी से IC चिप स्टार्ट होती हैं। तीसरी पीढ़ी में SSI लेवल, ठीक है, MSI लेवल, फिर आई LSI लेवल, और फिर चौथी पीढ़ी में आप देखोगे VLSI लेवल। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और वेरी लार्ज इंटीग्रेशन स्केल इंटीग्रेशन। उसके अलावा पांचवी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर आप देखोगे तो वो हो जाएंगे अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों इसमें सही क्रम जो है वो आपको दिया गया है ऑप्शन ए में। तो जो 49 क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों? ठीक है, स्कैनर की बात करें इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन इनपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रोजेक्टर इनपुट डिवाइस नहीं है। इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 50वां है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। 51 क्वेश्चन की अगर हम बात करें कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेज प्रिंटर नहीं है? दोस्तों अब इसमें भी देखना, इसमें जिस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसमें पूछा गया पेज प्रिंटर नहीं है। तो देखो थर्मल प्रिंटर की बात करें, लेजर प्रिंटर की बात करें, ये दोनों ही पेज प्रिंटर हैं आपके। कैसे प्रिंटर हैं? पेज प्रिंटर हैं। लेकिन इसमें जो दो दिए गए हैं ड्रम प्रिंटर, ये आपका दोस्तों लाइन प्रिंटर है, जबकि जो इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों ये कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है। तो वैसे तो इसमें आपके दो ऑप्शन होना चाहिए सी और डी, क्योंकि ये पेज प्रिंटर नहीं है। लेकिन चूंकि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर को पेज प्रिंटर की संज्ञा दे दी जाती है और आपका जो इंकजेट प्रिंटर है वो एक नॉन इंपैक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो सबसे क्लोज है आपका ऑप्शन उसको चुनाव करना है। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाता है आपका 51 का सी। 52 क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि वह कौन सी डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट दोनों की भांति करती है, यानी डेटा जो प्रदान भी करेगी और जो आपको आउटपुट भी जनरेट करके देगी। तो दोस्तों प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर इनपुट डिवाइस है। लेकिन हेडफोन की अगर हम बात करें जिसमें आपने देखा होगा आप आवाज़ सुन भी सकते हो और आप बोल भी सकते हो, यानी यहाँ पर आप इनपुट भी दे रहे हो और आपको जो साउंड सुनाई दे रहा है वो एज आ आउटपुट स्पीकर की तरह सुनाई दे रहा है। तो इसका 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हेडफोन। यह इनपुट एवं आउटपुट दोनों प्रकार की डिवाइस मानी जाती है।
अगले प्रश्न की व्याख्या में मेमोरी प्रबंधन का वह तरीका जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा संपादित किया जाता है कहलाता है। तो दोस्तों देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी प्रबंधन का तरीका है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा निष्पादित किया जाता है, जिसमें जो आपकी द्वितीयक मेमोरी खासकर हार्ड डिस्क या आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव की जो स्पेस होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्राइमरी मेमोरी के रूप में, जो उपयोगकर्ता को अधिक प्राइमरी मेमोरी होने का भ्रम पैदा करता है। इसी तकनीक को कहते हैं दोस्तों वर्चुअल मेमोरी। तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 की बात करें दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की तरह कार्य करते हैं निम्नलिखित में किस नाम से जाने जाते हैं। और इसको एक तरीके से और हम कह सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की तरह कार्य कर रहे हैं, अर्थात इन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण कहा जाता है। और ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों वो होते हैं आपके क्या, फर्मवेयर। ठीक है, जैसे आपने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड देखा होगा, ठीक है, वर्चुअल कीबोर्ड देखा। कीबोर्ड वैसे तो एक इनपुट उपकरण है, लेकिन जो कीबोर्ड वाले जो वर्चुअल कीबोर्ड सॉफ्टवेयर हैं वो सॉफ्टवेयर की तरह कार्य कर रहा है। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, फर्मवेयर, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का कार्य करते हैं। जैसे आप जो स्कैनर है, आप एडोब स्कैनर मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, कैम स्कैनर का इस्तेमाल करते हो, ये सभी सॉफ्टवेयर किस में आ जाएंगे, आपके फर्मवेयर में। तो जो फर्मवेयर होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो हार्डवेयर की तरह काम करते हैं और इन्हें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का मिश्रण भी कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 55 कह रहा है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माया ऑपरेटिंग सिस्टम, दोस्तों ठीक है, माया ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किस वर्ष किया गया दोस्तों। तो याद रखना है माया ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास किया गया था दोस्तों 2023 में, और ये मेनली साइबर सुरक्षा के लिए किया गया था। ठीक है, साइबर अटैक को रोकने के लिए इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का DRDO के द्वारा विकास किया गया था। तो 55 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2023। इसके बाद आता है 56। प्रश्न में पूछा गया है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। चलिए देखते हैं। क्लोज्ड सोर्स है, ये तो बात सही है क्योंकि इसके सोर्स कोड उपलब्ध नहीं होंगे फ्री में। सिंगल यूजर है तो मैक ओएस के कई वर्जन्स को हम एज अ मल्टी यूजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए ये क्लोज नहीं है आपका। क्लोज्ड सोर्स बिल्कुल सही है, मल्टीटास्किंग बिल्कुल सही है। ठीक, इसके अलावा ओपन सोर्स ये नहीं है, ओपन सोर्स नहीं, यानी ये तो गलत ही हो गए। इस लिहाज से देखा जाए तो 56 की अगर हम बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, मैक ओएस। और आपको याद रखना है जो मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है 1984 में एप्पल कंपनी के द्वारा डेस्कटॉप के लिए विकसित किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्लियर है दोस्तों। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 57 प्रश्न कह रहा है आपसे कंप्यूटर को स्टार्ट करते समय सीपीयू द्वारा किया जाने वाला टेस्ट कहलाता है। तो दोस्तों हम जानते हैं जब कंप्यूटर को हम स्टार्ट करते हैं तो रोम में भंडारित जो BIOS है ये आपका स्टार्ट होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और ये सभी संसाधनों को चेक करेगा और इस प्रक्रिया को कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 के बाद अगला प्रश्न आता है दोस्तों 58। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन का नवीनतम संस्करण 10.2 जैसे 2024 में रिलीज किया गया किस नाम से। तो सबसे पहले तो याद रखना भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को 2007 में सीडेक के द्वारा विकसित किया गया था दोस्तों, और इसका जो 10वें संस्करण आया है 2024 में, इसका नाम रखा गया है दोस्तों प्रज्ञा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रज्ञा, कि जो भारत ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, भारत का स्वदेशी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा। और ये किस नाम से इसका 10वां संस्करण लॉन्च किया गया, तो हमको बताना है किस नाम से, प्रज्ञा नाम से किया गया। 59th क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, पूछा गया है उच्च स्तरीय भाषा फोर्ट्रान फॉर्मूला ट्रांसलेशन का विकास जॉन बेकस के द्वारा किस वर्ष किया गया दोस्तों। तो याद रखेंगे फोर्ट्रान ये पहली उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है। कैसी, पहली उच्च स्तरीय भाषा है दोस्तों। ठीक है, और इसका विकास जॉन बेकस ने किया था दोस्तों 1957 में किया था। ठीक है, कब किया था, 1957 में। और जो फोर्ट्रान भाषा है इसका उपयोग इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक गणनाओं में किया जाता है दोस्तों। तो इतनी जानकारी आपको 59th क्वेश्चन से याद रखनी है। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
59 के बाद 60 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से असेंबली भाषा किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग की गई। तो दोस्तों पहली पीढ़ी में हम सभी जानते हैं मशीन भाषा का इस्तेमाल किया गया, जबकि दूसरी पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था असेंबली भाषा का। ठीक है, और उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास शुरू होने लगा था कब से? तीसरी पीढ़ी से होने लगा था। क्लियर है दोस्तों? अगला जो क्वेश्चन है आपका 61 कहता है दोस्तों कि 61 कम आयु के बच्चों को ग्राफिक्स व रेखा चित्र के माध्यम से कंप्यूटर की शिक्षा में उपयोगी भाषा कौन सी है दोस्तों? तो याद रखना है कि बच्चों को जो ग्राफिक्स वगैरह दिखाया जाता है या जो सिखाया जाता है ये लोगो भाषा की सहायता से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोगो। अब लोगो भाषा में एक चीज और आप लोगों को याद रखना है, लोगो भाषा का विकास ये किया गया है सैमुअल पेपर्ट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? सैमुअल पेपर्ट के द्वारा। तो याद रखेंगे दोस्तों जो लोगो भाषा है जिसको कहते हैं लॉजिक ओरिएंटेड ग्राफिक ओरिएंटेड भाषा। फिर इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका विकास 1967 में सैमुअल पेपर्ट के द्वारा किया गया दोस्तों। ये महत्वपूर्ण चीज है और इसकी सहायता से बच्चों को ग्राफिक्स के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा और प्रोग्रामिंग के बारे में सिखाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपका कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर आधारित जूलिया भाषा का विकास किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया? तो एआई रिलेटेड भाषा जूलिया का विकास दोस्तों 2012 में किया गया था और यह किया गया था दोस्तों किसके द्वारा? जेफ बेजानसन के द्वारा। किसके द्वारा? जेफ बेजानसन के द्वारा। तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जेफ बेजानसन। नेक्स्ट आता है दोस्तों 63। जब हम बैटरी के प्लस को डायोड के प्लस से और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं तो इसे कहते हैं, तो दोस्तों याद रखना है इसे कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायसिंग। और जब हम प्लस को नेगेटिव से, नेगेटिव को प्लस से जोड़ देंगे तो वो रिवर्स बायसिंग कहलाएगा। फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करने वाला जो प्रमुख आपका डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, और रिवर्स बायसिंग पे काम करने वाला जो प्रमुख डायोड है वो है आपका जेनर डायोड। ऐसे कई और भी हैं एग्जांपल, ये प्रमुख वाले हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का ऑप्शन बी। 63 के बाद आता है आपका 64। निम्नलिखित में से डायोड किस डायोड को लाइट डिटेक्टर कहते हैं? लाइट को डिटेक्ट करने वाला डायोड। और हमने अभी थोड़ी देर पहले जो एक डायोड से सुमेलित कीजिए वाला प्रश्न आया था वहां पर हमने देखा था दोस्तों कि जो आपका फोटो डायोड है, ठीक है, फोटो डायोड प्रकाश को पहचान करता है। अर्थात जो फोटो डायोड है एक तो सबसे पहले तो याद रखना है कि ये आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है और इसे हम लाइट डिटेक्टर, क्योंकि ये प्रकाश तरंगों को डिटेक्ट करने का भी काम करता है। तो 64 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। 65th क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पूछा गया है इलेक्ट्रॉनिक और एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं कि ये जो विभाग, याद रखना दोस्तों मंत्रालय नहीं पूछा गया है, विभाग पूछा गया है। विभाग की स्थापना की गई है 2012 में, जबकि अगर हम इसी मंत्रालय की बात करें, इस मंत्रालय को स्थापित कर दिया गया था कब? 2016 में। तो याद रखेंगे जब विभाग पूछा जाए आपसे तब बताना है 2012, लेकिन अगर आपसे मंत्रालय पूछ लिया जाए देन वी विल टेल द आंसर 2016। नेक्स्ट आ जाता है आपका दोस्तों वह सिग्नल जो स्क्वायर वेव, देखना स्क्वायर वेव यहीं से पहचान लेना है इसका करेक्ट आंसर दोस्तों। वह सिग्नल जो स्क्वायर वेव की तरह स्थानांतरित होते हैं एवं इन्हें अधिक बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है संचरण के लिए, तो दोस्तों ऐसे सिग्नल कहलाते हैं आपके डिजिटल सिग्नल। क्योंकि जो एनालॉग सिग्नल होंगे दोस्तों, एनालॉग सिग्नल साइन तरंग की भांति आपके प्रवाहित होते हैं और इन्हें संचरण के लिए कम बैंडविड्थ की आवश्यकता होती है। क्लियर है दोस्तों? तो आपके जो मोबाइल से हैं, आपके कंप्यूटर से, सभी में डिजिटल सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता है। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 67 कह रहा है जो एफएम है आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन किस फ्रीक्वेंसी पर कार्य करते हैं? आपने देखा होगा रेड एफएम सुनते हो आप, बिग एफएम सुनते हो, रेडियो मिर्ची सुनते हो, माई एफएम सुनते हो, और इन सभी में आपने देखा होगा जब फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग आप सेट करोगे तो आपको इस 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य में ही ये देखने को मिलेगा दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो 67th क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 88 से 108 मेगाहर्ट्ज। क्लियर है दोस्तों? 67 के बाद आता है आपका 68th क्वेश्चन, पूछा गया है कोएक्सिन। यहां पर थोड़ी गलती है टाइपिंग में, खैर टाइपिस्ट की गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं ठीक तरीके से देख नहीं पाया। कोएक्सियन नहीं है, ये कोएक्सियल केबल है। आपने पढ़ा होगा संचार में 3 प्रकार की केबल होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और
ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो जो कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल के आविष्कारक का नाम पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखना है, जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है, इन्होंने ट्विस्टेड पेयर केबल का आविष्कार किया था, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, जब हम कोएक्सियल केबल की बात करते हैं तो कोएक्सियल केबल का जो विकास है वो किया गया है ओलिवर हेविसाइड के द्वारा। 185 से 500 मीटर तक के लिए ये उपयुक्त तो होती है। इसमें जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड मिलती है वो आपको 10 एमबीपीएस से 100 एमबीपीएस। इसकी जो बैंडविड्थ होती है दोस्तों 1 गीगा हर्ट्ज के आसपास होती है। वर्तमान में जो आपके टीवी केबल, डिश टीवी केबल में जो केबल इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोएक्सियल है। मॉडर्न जो सीसीटीवी कैमरा है उनमें इस्तेमाल जो केबल है आपकी कोएक्सियल केबल है। जैसे आपने सुना होगा RG59, RG6, RG11, RG9, और इनको संयुक्त तौर पर हम लोग ओम केबल के नाम से भी जानते हैं। तो लगभग इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखना है किसके बारे में, कोएक्सियल केबल के बारे में। नेक्स्ट 69th क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 5G तकनीक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला बोला गया है 5G नेटवर्क मुख्य रूप से 3 बैंड पर कार्य करता है। भैया बिल्कुल सही है। ये नेटवर्क स्लाइसिंग 5G एक ऐसी विशेषता है जो एक ही भौतिक नेटवर्क कई वर्चुअल नेटवर्क को बनाने की अनुमति देता है। दोस्तों ये भी आपका सही है। 5G की लेटेंसी 4G की तुलना में बहुत अधिक होती है। दोस्तों ये गलत है। लेटेंसी का मतलब है कि जो डेटा सेंटर से और उपयोगकर्ता तक डेटा पहुंचने में जो डिले हो रहा है उसको लेटेंसी कहते हैं। तो स्पीड ज्यादा होगी तो लेटेंसी कम होगी, स्पीड कम होगी तो लेटेंसी ज्यादा होगी। हम सभी जानते हैं 5G की स्पीड 4G की तुलना में ज्यादा है, इसलिए 5G में जो लेटेंसी है, लेटेंसी क्या होगी 4G की कंपैरिजन में, कम होगी। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 1 या 2। दोनों ही कथन शुरुआत के सही है, बाकी तीसरा कथन आपका गलत माना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 70। ऑप्टिकल फाइबर संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्टिकल फाइबर केबल पूर्णांतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बताया गया है। इसमें डेटा का संचरण विद्युत संकेतों के बजाय प्रकाश तरंगों के रूप में होता है। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल सही है। भारत नेट परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है। दोस्तों तो ये तीनों आपके जो कथन है यहाँ पे मुझे सही लग रहे हैं। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है, 70 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 71। पूछा गया है सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रोटोकॉल दिए गए हैं, दूसरे पर इनका उपयोग दिया गया। हम सभी जानते हैं कि जो HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो वेब सर्वर को वेब ब्राउजर के मदद से संचार स्थापित करता है ताकि डेटा एवं सूचनाओं को एक्सेस किया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का तो हो गया दूसरा। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल को अपलोड और डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम, ये डोमेन नेम को IP एड्रेस में बदलने का काम करता है। तो ए का हो गया दोस्तों कौन सा, दूसरा, और बी का हो गया है पहला। तो दूसरा पहला, इस हिसाब से आप देखोगे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 71 जो है आपका, 71 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 672। पूछा गया लाइट फिडिलिटी लाईफाई तकनीक जिसको कहते हैं के बारे में कौन सा कथन गलत। पहला कथन है यह वाईफाई की तुलना में बहुत तेज गति से डेटा ट्रांसफर करता है। भैया बिल्कुल सही है, लाईफाई। दूसरा, यह डेटा संचार करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। बस यहीं पर गलती कर दी भाई। लाईफाई लाइट फिडिलिटी, यहाँ पर रेडियो तरंगों का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर लाइट वेव्स का, प्रकाश तरंगों का इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों क्लियर है। तो जो बी कथन है आपका, यहाँ पर बी कथन गलत हो जाएगा। यह LED बल्बों के माध्यम से प्रकाश तरंगों को उपयोग करता है, ये तो बिल्कुल सही है। इसकी पहुंच सीमित तो होती है क्योंकि प्रकाश दीवारों से पार नहीं जा सकता, ये भी सही है। 10 मीटर तक की रेंज के लिए सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। तो बीच में अवरोध आने पर फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आपका डेटा कम्युनिकेशन है वो प्रोहिबिट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी है आपका, वो लाईफाई तकनीक से संबंधित कथन गलत है। बाकी सभी कथन आपके यहाँ पर सत्य। 73 की अगर बात करें, पूछा गया है एज कंप्यूटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक दो प्रश्न जानबूझ के कठिन दिए जाते हैं तो ताकि आप अटेम्प्ट ना करना सीखें। नहीं तो पहले क्या था, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हम पूरे सब प्रश्न अटेम्प्ट कर लेते। अब ऐसे प्रश्न अगर आते हैं जहां पर आपको कोई भी आइडिया नहीं लग रहा है दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को कभी भी हमको अटेम्प्ट नहीं करना है। चलिए चर्चा कर लेते हैं। एज कंप्यूटिंग में डेटा का प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग डेटा स्रोत के निकट ही किया जाता है, ना कि दूर स्थित क्लाउड डेटा सेंटर पर। यह तकनीक बैंडविड्थ की खपत को कम करती है और रियल टाइम अनुप्रयोगों में प्रतिक्रिया समय में सुधार करती है। तीसरा है सेल्फ ड्राइविंग कारों और स्मार्ट ग्रिड्स के लिए एज कंप्यूटिंग एक आवश्यक
तकनीक मानी जाती है। तो दोस्तों तीनों के तीनों क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपके वो बिल्कुल सही दिए गए हैं, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों के तीनों कथन क्या हैं आपके सही हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि थोड़ा सा और अगर आपको एक दो चीजें जाननी है तो इन एक्सप्लेनेशन से आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 74 में एक तरफ नेटवर्किंग डिवाइस दी गई है, दूसरी तरफ दिया गया है उनका कार्य। अगर हम रिपीटर की बात करें दोस्तों, हम सभी जानते हो, पढ़ चुके हैं कि रिपीटर का काम होता है कि जो कमजोर सिग्नल हैं उनको रीबूस्ट करके, उनको एम्पलीफाई करके, उनको मजबूत सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। फिर इसके अलावा हमने देखा था दोस्तों कि जो गेटवे होता है दोस्तों, गेटवे का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रोटोकॉल्स के लिए किया जाता है दोस्तों, ठीक है। राउटर की अगर हम बात करें तो राउटर डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक आईपी पते के आधार पर भेज देता है, और विच लोकल एरिया नेटवर्क के विभिन्न जो सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो इस हिसाब से देखें तो ए का हो जाता है दूसरा, यानी लास्ट के सीओडी में से एक होना चाहिए। बी का हो जाता है चौथा। इस हिसाब से हमने एलिमिनेट करके पता लगाया कि जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 74 का कौन सा, ऑप्शन डी 2413। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका दोस्तों कि ब्लॉकचेन तकनीक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। पहला, यह एक वितरित लेजर है जहां डेटा को नेटवर्क के सभी नोड पर कॉपी किया जाता है। एक बार ब्लॉकचेन में दर्ज होने के बाद डेटा को बिना पूरे नेटवर्क की सहमति में बदला नहीं जाता है। भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से अपनी नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन जारी की। तो दोस्तों ये जो तीनों कथन है, अगर आप ब्लॉकचेन तकनीक को आपने डिटेल में पढ़ा है तो ये तीनों के तीनों कथन, और करंट से आप अपडेट हो तो उससे आपको ये भी पता चलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों के तीनों आपके जो कथन हैं बिल्कुल सही दिए गए हैं, ऑप्शन 1 2 3, यानी इस हिसाब से आपका जो डी ऑप्शन है 75 का वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 76, पूछा गया है वेब 3.0 के संदर्भ में क्या सही है। पहला, यह केवल सोशल मीडिया वेबसाइट का एक नया संस्करण है। नहीं दोस्तों, अब सोशल मीडिया का स्वामित्व वाली भी चीजें यहाँ पे स्टार्ट हो गई। सोशल मीडिया तो वेब 2.0 की बात कर रहा है, वो वेबसाइट वेब 1.0 जहाँ पे सिर्फ हम लिख पा रहे हैं, वेब 2.0 जहाँ पर हम लिख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। नहीं, वेब 1.0 जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ पाते हैं, वेबसाइट कि देखिए सिर्फ हमने पढ़ लिया उनमें से। फिर सोशल मीडिया के थ्रू हम मैसेज सेंड और रिसीव कर रहे हैं, ये वेब 2.0 का है। और वर्तमान में जो हम कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं वो आपके वेब 3.0 के और 4.0 में हम आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से देखा जाए तो पहला कथन आपका गलत है। दूसरा, यह सेमेंटिक वेब की अवधारणा पर आधारित है जहां मशीनें डेटा का अर्थ समझती हैं। बिल्कुल, सेमेंटिक वेब एआई तकनीक है एक तरीके से, जिसका उपयोग किया जाता है कि आपका जो वेब है, ठीक है, वेब को मानव के बुद्धिमत्ता के करीब पहुंचाया जाता है कि वो मानव जैसे काम करने लगे। इसमें डेटा का स्वामित्व बड़ी टेक कंपनियों जैसे गूगल मेटा के पास होता है दोस्तों, ये भी सही नहीं है। इसका भी स्वामित्व हम, क्योंकि आप देखोगे इसमें यही तो है कि पढ़ना लिखना और खुद का स्वामित्व होना, ठीक है। तो ये आपका कथन गलत हो। यह 2G और 3G नेटवर्क पर आधारित इंटरनेट है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी आपका सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, ऑप्शन बी। सिर्फ इसमें यही सही है कि जो सेमेंटिक वेब की अवधारणा है इस पर यहां पर मशीनों को जोड़ा जाता है। अगला है दोस्तों 77, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की संरचना में सेंसर का कार्य होता है, ठीक है। सेंसर की बात पूछी गई है। डेटा को क्लाउड पर प्रोसेस करना, नहीं। भौतिक वातावरण से एनालॉग डेटा एकत्रित करना और उसे डिजिटल में बदलना, हो सकता है, अभी तो सही लग रहा है। इंटरनेट की गति को बढ़ाना, नहीं, ये नहीं होता है। केवल बिजली की बचत करना, नहीं। तो इस हिसाब से देखा जाए बिल्कुल आसान सा प्रश्न है आपका। जो सेंसर होते हैं, संवेदक, आंख कान नाक, जो आसपास भौतिक वातावरण से जो डेटा है, डेटा को स्वीकार करते हैं या प्राप्त करते हैं, ऐसे उपकरणों को बोला जाता है सेंसर। मोशन सेंसर, वॉइस नॉइज सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, गायरो सेंसर, ठीक है, ये सभी आपने पढ़े होंगे। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 78 क्वेश्चन बोला है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीएन के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। पहला कथन, यह सार्वजनिक इंटरनेट पर एक निजी सुरक्षित टनल है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यह उपयोग के वास्तविक आईपी एड्रेस और भौगोलिक स्थिति को सार्वजनिक कर देता है, नहीं दोस्तों। वीपीएन का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि उपयोगकर्ता का जो आपका आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को छुपाया जा सके। तो दूसरा कथन तो गलत दिखाई दे रहा है। भारत में नए नियमों के अनुसार वीपीएन प्रदाताओं को अपने उपयोगकर्ताओं को डेटा
5 साल तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है दोस्तों, बिल्कुल सही है ये वाला। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो पहला और तीसरा कथन है ये बस सही है, बाकी गलत हैं। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन सी सही लग रहा है इसमें। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हम जानते हैं ये इंटरनेट का निजी रूप से उपयोग करना है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं दोस्तों कि वीपीएन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है आपका इंट्रानेट और दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट संगठन के कर्मचारियों की सुविधाएं देने के लिए, जबकि एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल किया जाता है संगठन के साथ साथ ग्राहकों को सुविधा देने के लिए। जैसे जो बैंकिंग सिस्टम होता है आप देखोगे वो वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं अधिकांशतः। क्लियर है? तो 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। 79 जो क्वेश्चन है दोस्तों पूछा गया है, ट्रांजिस्टर के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है एक ट्रांजिस्टर का उपयोग स्विच और एम्पलीफायर दोनों के रूप में किया जाता है। दोस्तों बिल्कुल सही है, शुरुआती दौर में हमने चर्चा की थी। कॉमन इमीटर विन्यास का उपयोग वोल्टेज और करंट दोनों के लाभ के लिए किया जाता है, ये भी सही है दोस्तों। ट्रांजिस्टर के कार्य करने के लिए इसका उत्सर्जक यानी एमीटर बेस जंक्शन हमेशा पश्च अभिनति में होता है। नहीं दोस्तों, पश्च में नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये अग्र अभिनति में होते हैं। आपने देखा होगा अग्र अभिनति का मतलब कि इस प्रकार से अगर हम मान के चलें ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के ये 3 टर्मिनल हैं, तो ये होगा दोस्तों इमीटर, ये होगा आपका बेस, और पीछे वाला जो आपका टर्मिनल है इसको बोलेंगे कलेक्टर। इस हिसाब से देखेंगे तो जो इमीटर है वो आगे की तरफ है, अग्र की तरफ है, पश्चिम में तो कलेक्टर रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसमें कि पहला और दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पर हमको गलत दिखाई दे रहा है। तो पहला और दूसरा, यानी इस हिसाब से जो ऑप्शन बी है आपका, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना इस चीज के बारे में। 80वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों, फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स किसे कहा जाता है? और हम सभी जानते हैं फादर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है किनको? माइकल फैराडे को। माइकल फैराडे आप बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की खोज की इन्होंने। इसके अतिरिक्त इन्होंने जो पहला ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर का भी विकास किया है। फैराडे के आपने रूल्स भी पढ़े होंगे फिजिक्स में। तो फादर ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो बोला जाता है माइकल फैराडे को। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका 81 कहता है, भारत का पहला स्वदेशी सर्वर रुद्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सीडेक, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी संचालनालय, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और डीआरडीओ। तो याद रखना है दोस्तों, जो रुद्र है, जो भारत का पहला स्वदेशी सर्वर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीडेक दोनों के संयुक्त प्रयास से बनाया गया है। इस हिसाब से 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी। तो 81 का करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। 81 के बाद आ जाता है आपका 82। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांजिस्टर का टर्मिनल नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी, 3 टर्मिनल थे उसमें आपके, कौन कौन से? एक था आपका इमीटर, एक था आपका बेस, दूसरा था आपका कलेक्टर। तो बेस भी होता है, कलेक्टर भी होता है, एमीटर भी होता है, सर्किट नहीं होता है। ठीक है, तो टर्मिनल में आपके बेस, कलेक्टर और इमीटर मिलेंगे, सर्किट किसी भी प्रकार का टर्मिनल ट्रांजिस्टर का नहीं होता। तो 82 वाला जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। 83 की बात करें तो पूछा गया है एमसीबी। आपने देखा होगा एमसीबी गिरा दो तो लाइट चली जाती है, या जब भी कोई फॉल्ट होता है एमसीबी गिर जाती है। तो ये एमसीबी का पूर्ण रूप पूछा गया है दोस्तों। तो एमसीबी का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, इसका होता है फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेक। क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेक। ज्यादा पावर लोड होगा, जैसे फ्यूज का काम होता है वही लगभग एमसीबी का काम होता है दोस्तों। क्लियर है? तो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेक बोला जाता है इसको। तो इस 83 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है आपसे, मध्य प्रदेश के किस जिले में देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया गया है? दोस्तों फैक्चुअल डेटा है, समझाने लायक नहीं है ये, बस आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का पहला जिला ये है कौन सा? सिवनी जिला। ठीक है, और सिवनी जिले में देश का पहला लिथियम बैटरी निर्माण केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है 85। किस दिन कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया है? कंप्यूटर सुरक्षा दिवस। जिन भी विद्यार्थियों ने ठीक से तरीके से ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा, निश्चित तौर पर उन्होंने गलत कर दिया होगा। याद रखना है
30 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों कंप्यूटर सुरक्षा, ये सुरक्षा। लेकिन अगर हम साक्षरता दिवस की बात करें तो याद रखने हैं, साक्षरता दिवस मनाया जाता है कब? आपका 2 दिसंबर को। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। और जिन भी विद्यार्थियों ने ठीक से ये प्रश्न नहीं पढ़ा होगा वो 2 दिसंबर लगा के आए होंगे, तो ऐसे प्रश्नों को ठीक तरीके से बारीकी से समझना है। तो कंप्यूटर सुरक्षा दिवस 30 नवंबर, जबकि कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 के बाद आता है 86, सुमेलित करना है फिर से हमको। तो सुमेलित अगर हम कर दें तो भाई परम शक्ति बनाया गया है किसके द्वारा? तो हमको बताना है किसके? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बाकी आपको परम शक्ति है, परम शक्ति बनाया गया किसके द्वारा? आपके आईटी खड़गपुर के द्वारा। परम कामरूप की बात करें, ठीक है, परम कामरूप को गुवाहाटी ने बनाया है आपका। याद करें परम गंगा, ये आपने अगर लिस्ट पढ़ी होगी तभी आपको याद होगा, अगर लिस्ट याद नहीं है तो फिर ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर क्लोज आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन सी है आपका परम गंगा। परम गंगा बनाया है आईआईटी रुड़की ने। और जो परम अनंत आपका सुपर कंप्यूटर है दोस्तों, परम अनंत बनाया गया है किसके द्वारा? आईआईटी गांधीनगर के द्वारा। तो इस आधार पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 86 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इस प्रकार के प्रश्नों को आप एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, और अगर नहीं है तो आप चूंकि माइनस मार्केंगे, ऐसे प्रश्नों को फिर हमें अटेम्प्ट नहीं करना है दोस्तों। चलिए 86 के बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नंबर 87। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 जो सीडेक के द्वारा बनाया गया था, पूछा गया है किस वर्ष बनाया गया है दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा, बहुत फेमस प्रश्न है ये तो। ठीक है, 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 बनाया गया है वो सीडेक द्वारा 1991 में बनाया गया है दोस्तों, याद रखना है इसमें। ठीक, 87 के बाद आ जाता है आपका 88। नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे तेज एवं शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो नवंबर 2025 के आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर यूएसए का है कौन सा? एल कैपिटन। एल कैपिटन की क्या है? फर्स्ट रैंक है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके अलावा हम देखें एरावत, एरावत की रैंकिंग दोस्तों बदल गई है और नीचे गया है 188। फ्रंटियर की बात करें सेकंड रैंक पे है, और थर्ड रैंक पे आ जाएगा आपका कौन सा? ऑरोरा। तो इस हिसाब से 88 जो क्वेश्चन दिया गया है इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एल कैप्टन। 88 के बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 89। पूछा गया है किस वैज्ञानिक द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया है दोस्तों? बिल्कुल रट के रखना है, एक तो कीबोर्ड और दूसरा माउस। माउस के कौन है? डगलस एंगलबर्ट। और जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के जो आविष्कारक हैं उनका नाम है के लेथम सॉलिश। क्या नाम है? के लेथम सॉलिस नाम है। ठीक है, तो 89 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको जितनी भी इनपुट डिवाइसेस हैं उनमें हर किसी के आविष्कारक याद नहीं रखने हैं। एक तो आप याद रखो माउस के डगलस एंगलबर्ट, और दूसरा आपको याद रखना है आपके कौन से? कीबोर्ड के, तो के लेथम सॉलिश। क्लियर? चलिए 90वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 बोला है किसी पिक्सल द्वारा एक रंग को बदलकर दूसरा रंग प्रदर्शित करने में लगने वाला समय कहलाता है। तो दोस्तों याद रखना है, इससे मॉनिटर की गुणवत्ता का हम मापन करते हैं। तो इसे कहते हैं दोस्तों रिस्पॉन्स टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिस्पॉन्स टाइम। कि एक रंग को एक रंग से दूसरे रंग में बदलने में जो समय लगता है इसको हम रिस्पॉन्स टाइम के नाम से जानते हैं। डॉट पिच क्या होता है? कि प्रति इंच जितने डॉट या पिक्सल उपस्थित होते हैं उसको डॉट पिच कहते हैं। रेजोल्यूशन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली जो आपके पिक्सल्स की संख्या होती है उसके हम रेजोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, रिफ्रेश रेट कि भाई जो मॉनिटर है, जो पिक्सल्स हैं वो कितनी तीव्र गति से रिफ्रेश होते हैं प्रति इकाई समय में। ठीक है, तो इस हिसाब से ये चारों का इस्तेमाल किया जाता है मॉनिटर की गुणवत्ता के मापन के लिए। ठीक है, और ये जो प्रश्न दिया गया है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स। अगला प्रश्न है दोस्तों 91, कह रहा है 3D वेब पेज बनाने के लिए निम्न में से किस एक भाषा का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहले तो HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये 2D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। ठीक है, हाइपरटेक्स्ट और हाइपर मीडिया बनाने के लिए। प्रोलोग की अगर हम बात कर दें दोस्तों, प्रोलोग कौन सी? AI रिलेटेड आपकी भाषा है। इसके अलावा हम बात करें VRML, इसको कहते हैं वर्चुअल, ठीक है, फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। और इसकी सहायता से क्या बनाया जाता है? आपके 3D जो इंटरेक्टिव ऑब्जेक्ट हैं इनका विकास किया जाता है। जबकि HTML की सहायता से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों?
2D टेक्स्ट और इमेजेस के लिए, जबकि VRML गहराई वाले दृश्य बनाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग वर्चुअल टूर, आर्किटेक्चर मॉडल और 3D गेमिंग के वेब वर्जन में होता है। वर्तमान में इसके उन्नत संस्करण X3D का उपयोग अधिक होने लगा है। तो करंट अफेयर से रिलेट करके इसको पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। अगला प्रश्न है 92 फाइबर ऑप्टिकल केबल से संबंधित। यहां पर कथन दिए गए हैं, हमको असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन, इसमें धातु के तारों की जगह विशिष्ट प्रकार का ग्लास फाइबर का उपयोग होता है। ये केवल हल्की तथा तीव्र गति वाली होती हैं। इसमें डेटा संचरण एल्यूमिनियम वायर के माध्यम से होता है। यह प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर सिद्धांत पर आधारित होता है। तो देखो दोस्तों, पहला सही है केबल, दूसरा सही है, ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ये इसलिए है क्योंकि इसमें ग्लास और प्लास्टिक से निर्मित जो महीन आपके वायर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, ना कि एल्यूमिनियम वायर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ये असत्य कथन है फाइबर ऑप्टिकल केबल के संबंध में, बाकी जितने भी कथन है वो बिल्कुल पूर्णतः सत्य है। अगले प्रश्न की चर्चा करें 93, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्राई बोलते हैं। जो भी टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है भारत में, इसको रेगुलेट करता है ये भैया एजेंसी आपकी। स्थापना पूछी गई है दोस्तों, स्थापना याद रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में, और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, याद रखेंगे कहाँ पर, न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय मिल जाएगा। तो 93 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1997। इसके बाद 94, निम्नलिखित में से किस फाइल को वर्कबुक के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे। MS ऑफिस सूट से ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हम देखेंगे कि जो आपकी MS एक्सेल होती है, इससे हम वर्कशीट के नाम से जानते हैं। MS एक्सेस है नहीं, हो नहीं सकता। पावर पॉइंट में हम स्लाइड के नाम से जानते हैं, लेकिन MS वर्ड है, MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको हम वर्कबुक्स के नाम से जानते हैं दोस्तों, याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के अंतर्गत ये शामिल सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों। तो इस 94 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, MS वर्ड। 94 के बाद आता है 95, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में कहते हैं ECIL, इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों। तो याद रखेंगे ECIL, इसका मुख्यालय है हैदराबाद में, और इसकी स्थापना भी याद रख सकते हैं। इसकी स्थापना काफी पहले की गई थी, 1967 में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद। इसके बाद आता है लॉजिक गेट के संदर्भ में कौन सा कथन। अब देखो यहाँ पर एंड और नंद और नोर की बात की गई है। चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि जब हम एंड गेट की बात करते हैं दोस्तों, तो एंड गेट में आप देखोगे A.B, इसमें इनपुट, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन, पहला है कथन, एंड गेट में आउटपुट एक तभी होगा जब सभी इनपुट एक होंगे। तो ट्रुथ टेबल अगर आपने देखी होगी, अगर यहां पर 1 यहां पर 1 है तब 1 आएगा, यहां पर 1 और 0 है तो ये मल्टीप्लाई होकर यहां पे 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आउटपुट निकालते हैं A.B के रूप में। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया। तो याद रखेंगे कि आउटपुट इसमें तभी 1 आएगा जब दोनों ही इनपुट क्या होंगे, 1 होंगे। दूसरा, नॉट गेट में केवल एक इनपुट और आउटपुट होता है। तो बिल्कुल सही बोला गया दोस्तों, आपने देखा होगा इसकी इमेज जो होती है इस तरीके से आपका होता है नॉट गेट। अगर इनपुट ए है आउटपुट बी होगा, इनपुट बी है आउटपुट ए होगा। कहने का मतलब है अगर इनपुट 1 है आउटपुट 0, इनपुट 0 आउटपुट 1, उल्टा कर देगा ये। ठीक है, और जो नंद और नॉट गेट होते हैं दोस्तों, इनको यूनिवर्सल गेट इसलिए कहा जाता है, जैसे नंद गेट की बात करें एंड और नॉट के मिश्रण से बनता है, नॉट की बात करें तो आपका ये और गेट और नॉट गेट के मिलाकर बनता है। और इन दोनों गेट की सहायता से हम किसी भी प्रकार के लॉजिक गेट्स की संरचना कर सकते हैं। यही कारण है कि नंद और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और इस आधार पे देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें तीनों ही कथन आपके सही हैं, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 96 का है आपका ऑप्शन डी। इसके बाद 97 है, इलेक्ट्रॉनिकी में सेंसर और एक्चुएटर के बीच मुख्य अंतर क्या है। पहला प्रश्न, सेंसर डेटा को डिलीट करता है, ये तो बकवास बात की गई है। सेंसर केवल रोबोट में उपयोग होता है, ये भी गलत बात की गई है। ठीक है, और इसमें बोला गया है एक्चुएटर स्मार्टफोन्स में ऐसा नहीं है। दोनों एक ही उपकरण के दो अलग अलग नाम है, ये भी नहीं है। बचा क्या, सेंसर भौतिक ऊर्जा को विद्युत सिग्नल में बदलता है, मतलब कहने का मतलब है ये भौतिक वातावरण से जो डेटा को लेता है, जबकि एक्चुएटर जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वो भौतिक क्रिया
में बदलते हैं, ठीक है, मूवमेंट करेंगे, क्योंकि एक्चुएटर अगर आपने रोबोटिक्स पढ़ा है तो हम समझते हैं कि रोबोट की मांसपेशियां, रोबोट का पैर किसको कहते हैं, एक्चुएटर को कहते हैं, जो लोकोमोटिव डिवाइसेस होती हैं। तो 97 का जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा आपका ऑप्शन बी। यही दो चीजें हैं जो अंतर स्पष्ट कर रही हैं सेंसर और एक्चुएटर के बीच में। 98th क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, प्रश्न में पूछा गया है URL में HTTPS। तो देखो HTTP आप जानते हो, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, लेकिन यहाँ पे जो S है इसको और सिक्योर बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्या बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और यूआरएल का आपको याद रखना है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है, वेब पेज का ये विशिष्ट पता होता है, ठीक है, किसी भी वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं हम यूआरएल के माध्यम से दोस्तों। फिर 99th क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर की मुख्य सर्किट बोर्ड जिस पर सीपीयू और अन्य चिप्स लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो हम सभी जानते हैं कंप्यूटर का जो मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिसे प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, ये होता है दोस्तों मदरबोर्ड। और इसी मदरबोर्ड की सहायता से आपके जितने भी पेरिफेरल उपकरण हैं वो पोर्ट के माध्यम से आपके कंप्यूटर सिस्टम में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। तो 99th का आ जाता है आपका बी। और इस टेस्ट का सबसे अंतिम प्रश्न जो पूछा गया था 100वां, रोम की विशेषता, रीड ओनली मेमोरी की विशेषता क्या है। पहला, यह एक अस्थाई मेमोरी है, नहीं दोस्तों स्थाई मेमोरी है, ठीक है, और गैर वाष्पशील भी है। फिर इसके अलावा इसमें बिजली जाने पर भी डेटा सुरक्षित होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि ये गैर वाष्पशील नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। इसमें उपयोगकर्ता अपनी मर्जी से डेटा बार बार लिख सकता है, नहीं दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता है। यह रैम से बहुत अधिक तेज होता है, नहीं, ये रैम की तुलना में इसकी गति क्या होती है, स्लो होती है। तो इस आधार पे देखा जाए तो मुख्य विशेषता से संबंधित जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी। क्लियर दोस्तों। तो ये हो जाता है दोस्तों आज का आपका डिस्कशन, ठीक है, जिसमें हमने चर्चा की जितने भी आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे एमपीपीएससी प्रीलिम यूनिट 9 से टॉपिक से रिलेटेड 7 मार्च 2026 को जो आपका टेस्ट हुआ था। क्लियर, संभवतः आप लोगों को पसंद आया होगा, कुछ चीज़ें आपकी क्लियर भी हुई होंगी, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट टेस्ट जो भी हैं उनका भी आपको डिस्कशन मिलेगा। हर टेस्ट के जो प्रश्न हैं उनको बारीकी से आपको पढ़ना है, समझना है, एक्सप्लेनेशन भी देखना है, और ताकि एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न, जरूरी नहीं है आप जो पढ़ोगे हर प्रश्न वही आ जाएगा। आप मान के चलें कुछ क्वेश्चन तो आप भी जानते हो, आपने अगर पीएससी अभी तक दिया है तो आपको पता होगा, नहीं दिया है तो आप जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने जो पढ़ लिया है तो सभी प्रश्न आपके आएंगे। कुछ क्वेश्चन आयोग बहुत कठिन देता है, तो वहां पर अपनी बुद्धिजीविता का परिचय देना है, नेगेटिव मार्किंग है, ऐसे ज़्यादा कठिन जो प्रश्न है उनको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।